हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे एग्री स्टडी ग्रो पर। तो दोस्तों, आज हम एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम सेकंड जो न्यू एडिशन 2024 है उसको लेकर आ गए हैं। तो इसमें आज हम मृदा विज्ञान सोइल साइंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम सेकंड। तो इसमें महत्वपूर्ण बिंदु पहले देख लेते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। तो पहला पॉइंट है इसमें, कैंकर नेड्यूल ज़्यादातर किस मृदा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है लाल मिट्टी में। सेकंड, मृदा में सेक्सियो ऑक्साइड के बाहर निकलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। तो ये है पोडजोलाइजेशन के रूप में इसको जाना जाता है। फिर उसके बाद है, मिट्टी के मिश्रण की प्रक्रिया को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो पोडोटर्बेशन के रूप में इसको जाना जाता है। कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो ये हो जाएगा 20% से अधिक पाई जाती है। न्यूनतम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यह है जेबी लिविंग 80-40 सेंचुरी। ओस संस्तर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है। तो जो कृषित मृदा है उसमें ओस संस्तर अनुपस्थित रहता है। सबसे ऊपरी खनिज संस्तर कौन सा है। तो ए संस्तर है ये। उसके बाद है, क्ले मिट्टी के कण का व्यास कितना होता है। ये देखिए, ये RPSC AAO में 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है 0.002 मिलीमीटर से कम। उसके बाद है, मृदा संरचना जो खेती के लिए सबसे अच्छी है वह कौन सी है। क्रम्बी संरचना। इनका सबका ये क्रम्बी संरचना क्या होती है, आगे इसका पूरा विवरण दिया गया है, तो परेशान मत होइए, ये बाद में बताया जाएगा सब कुछ। अधिकांश मिट्टी का कण घनत्व कितना होता है। तो ये जो होता है 2.65 GCC होता है। ये सामान्य मिट्टी का स्थूल घनत्व होती है तो 1.33 जी प्रति सीसी होता है। ये सबसे अधिक रंध्र प्रकाश किस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा क्ले मृदा में सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद है, के ओलियोनाइट एक प्रकार का खनिज है, एक अनुपात एक अविस्तारी प्रकार का। मॉन्ट मोरिलोनाइट एक प्रकार का खनिज है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एग्जाम में, कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो तो एक ये पॉइंट वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनमें ये चेंज कर देगा 2:1, 2:5 इस तरह से। तो ये मॉन्ट मोरिलोनाइट एक प्रकार का खनिज है, तो 2:1 विस्तारशील। उसके बाद है, बर्मीकुलाइट एक प्रकार का खनिज है, 2:1 सीमित विस्तारशील। आप इसको ना नोट्स भी बना सकते हैं, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट हो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो क्लोराइड्स खनिज के प्रकार हैं 2:2 या 2:1:1 खनिज। हाल ही में विकसित मृदा गण जिसमें कोई संस्था नहीं है। देखो, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो है एंटीसोल, ये पूछा जा सकता है। काली कपास क्ले मिट्टी पाई जाती है, ये तो पता ही होगा, सबसे ज़्यादा ये दक्षिण भारत में पाई जाती है। दक्कन का पठार है, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, इधर पश्चिम भारत में। मिट्टी के एक फरोश स्लाइस का वजन कितना होता है। तो यह है 2.25 × 10⁶ किलोग्राम पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर भूमि की 1 सेंटीमीटर सतह की गहराई तक का वजन कितना होता है। तो ये 150 टन। उसके बाद जल क्षरण में मिट्टी का जल द्वारा नुकसान की सीमा जो स्वीकार्य है वो है 12 टन पर हेक्टेयर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, रेतीले अंश का मुख्य गठन है। तो क्वार्ट्ज है इसका मुख्य गठन। पृथ्वी की पटल क्रस्ट पर सबसे प्रमुख खनिज कौन सा है। तो ये है फेल्डस्पार। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको
नोट कर लीजिएगा। कौन सी दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सन नहीं के बराबर करती है? ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है राजमा। भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्वों में सबसे ज़्यादा कमी किस में पाई जाती है? मतलब ये हो गया भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्वों में से सबसे ज़्यादा कमी कौन से तत्व की पाई जाती है? तो ये है नाइट्रोजन की, जो हम नाइट्रोजन देते हैं भूमि को, उसमें। जबकि अधिकांश भारतीय मृदाओं में, ये नेक्स्ट है, जबकि अधिकांश भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म पोषक तत्व की ज़्यादा कमी पाई जाती है? ये है जिंक की। देखिए ये क्वेश्चन पूछा है आरपीएससी एओ ने 2012 में, तो बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। भारत में पहला निर्मित उर्वरक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। आईसीआर द्वारा मिट्टी का वर्गीकरण कितने समूह में किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8 समूह में। उसके बाद है पौधों में लवणता का प्रतिकूल प्रभाव किस कारण बढ़ता है? यह ऑस्मोटिक दबाव के कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है। एपिकल कली का प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है? ये ऑक्सीजन के कारण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो फसलें नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में सीधी अवशोषित करती हैं वे हैं, देखिए जो फसलें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में सीधे अवशोषित करती हैं वे हैं धान और आलू। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें तो लोग लड़के दलहनी फसलें लगा देते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, धान में अमोनिया उर्वरक को खेत के कौन से क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? मतलब ये पूछ रहा है कि अमोनिया को कौन से क्षेत्र में देना चाहिए? तो मृदा का जो रिड्यूस जोन होता है उसमें। सामान्यतः धान के खेत में नाइट्रोजन उर्वरक का काम में नहीं लेते हैं। यदि नाइट्रेट उर्वरक को धान की फसल में देना पड़े तो मिट्टी के किस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए? यह ऑक्सीकृत क्षेत्र। पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत है नाइट्रेट के रूप में। जो पौधे नाइट्रोजन को अवशोषण करते हैं किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। वर्ष 2015 में विश्व मृदा दिवस डे मनाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, लगभग 5 दिसंबर को ये आया हुआ क्वेश्चन है, हर बार पूछा भी जाता है लगभग। पास्कल इकाई है, ये भी पता ही होगा सबको, दबाव की। मिट्टी की सबसे छोटी मात्रा 1 से 10 मीटर स्क्वायर को कहा जाता है, ये पेडोन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिट्टी में गैसों का अधिकांश विनिमय निम्न के कारण से होता है, तो ये प्रसार डिफ्यूजन के कारण से होता है। कार्बनिक पदार्थों के डालने से मृदा का स्थूल घनत्व घटता है। ये देखिए बढ़ता नहीं है, घटता है, ये याद रखना है। लाल मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है के ओलियोनाइट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रंग की मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किस कारण होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये, रुकिए अभी, हाँ ठीक है अभी। काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त होती है, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है किसके लिए? शुष्क कृषि के लिए होती है सबसे उपयुक्त। और नेक्स्ट है, काली मिट्टी में प्रमुख मिट्टी का खनिज है मोंटीमोरियोलोनाइट। ठीक है। काली कपास मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी होती है? हाँ ये देखिए, जो काली कपासी मिट्टी होती है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राजस्थान इधर पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। एजोला का व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये तो सभी को पता है। एजोला का उपयोग धान की फसल में किया जाता है। उसके बाद है हमारा, मिट्टी के किस आकार के कण कोलाइड गुण दर्शाते हैं? अब देखिए, जो छोटे बड़े होते हैं 0.001 मिलीमीटर व्यास के जो कण होते हैं वो कोलाइड गुण को दर्शाते हैं। कोलाइड शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ग्राहम के द्वारा 1861 में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये नहीं पूछता है लगभग, लेकिन JRF ये 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। NaCO3। और कास्टिक सोडा NaOH। शून्य जुताई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। का परीक्षा कराने वाला पहला देश? देखिए लोग लगा देते हैं ब्राज़ील, या जो भी ऑप्शन देता है इंडोनेशिया, ब्राज़ील या USA, तो इसमें है
संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। यूरिया यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनियम कार्बोनेट में, एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब ठीक है। विद्युत चालकता का प्रयोग किस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? मिट्टी की लवणता को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गेहूं में परागण बांझपन पॉलन स्टाइल किस कारण होती है? तो ये होता है बोरान की कमी के कारण। फिर है ब्लास्ट तत्व है एल्युमिनियम और सिलिकॉन का। किस राज्य में लाल मिट्टी प्रमुख पाई जाती है? सिंपल सा है, तमिलनाडु में। किन राज्यों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक एवं केरल में। भारतीय मृदा में कार्बन पदार्थ की मात्रा आमतौर पर कितनी होती है? 0.5% से कम। सबसे अधिक हरी खाद की फसल, देखो सनहेम पे ये नॉट ढैंचा, लोग ढैंचा लगाते थे पर सनहेम से क्रोटेलेरिया जुन्सिया बॉटनिकल नेम इसका। लकड़ी का विघटन मुख्य रूप से होता है, जो लकड़ी में जो क्या बोलते हैं उसको, दीमक जो लगती है वो किसके कारण से होता है? एक्टिनोमाइसीटीज के कारण से। निफ्जीन किस के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निफ्जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए याद रखें। एक्टिनोमाइसीट की सबसे अधिक संख्या का होती है, ये क्षारीय मृदा में पाई जाती है जिसका पीएच मान 8 से ज़्यादा होता है। महीन बनावट वाली मिट्टी किसके प्रति अधिक संवेदनशील है? पानी के क्षरण के लिए। सिंपल सा है ये। ज़्यादातर सभी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा होती है बालू दोमट। सैंडी लोइम सबसे उपयुक्त होती है हर फसल के लिए। धान का पौधा मिट्टी में बहुत कम स्तर तक या O2 की डैश को भी सह कर सकता है। O2 की अनुपस्थिति में भी सह सकता है। धान का जो पौधा होता है बहुत कम स्तर तक। ठीक है। मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने का वांछित आकार क्या होना चाहिए? तो ये 0.5 से 1 किलोग्राम के बीच में। मृदा परीक्षण के लिए मिट्टी के नमूने का वांछित आकार। बोरॉन की प्रति सर्वाधिक सहिष्णुता वाली फसल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चुकंदर जो है वो बोरॉन के प्रति सर्वाधिक सहिष्णु फसल है। नेक्स्ट हमारा है कार्बनिक पदार्थ का अघुलनशील अंश होता है, ये है ह्यूमन। ये दोस्तों जो बुक्स है ना उसमें थोड़ा अच्छे से ये लाइनिंग नहीं हो पाया है, तो इसलिए पीडीएफ में थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ क्या पॉइंट है और क्या उसका आंसर है। एक मिट्टी के स्थूल घनत्व का कम होना इंगित करता है, यह है बेहतर भौतिक गुण का। ppm बराबर प्रतिशत बटे 1000 या 1 ppm बराबर कितना होता है? तो ये है 0.0001%। इम्पोर्टेंट। 1 ppm बराबर कितना होता है? 1 मिलीग्राम के बराबर होता है 1 ppm बराबर। तो आज के हमारे पॉइंट यहीं ख़त्म होते हैं, बाकी आगे ये थोड़े से पॉइंट और हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। बीज निर्माण के लिए आवश्यक तत्व फास्फोरस है। ठीक है। ऑक्सीडेशन का अर्थ है ऑक्सीजन के अणु का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन की हानि। नेक्स्ट है न्यूनीकरण, रिडक्शन का अर्थ होता है हाइड्रोजन को जोड़ना या O2 को हटाना या इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। देखिए इसमें ऑक्सीडेशन है, इसमें रिडक्शन है, तो दोनों को याद अच्छे से करिए, लिख लीजिएगा। ये सामान्य मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति या संख्या के आधार पर कम है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछता है ये बहुत ही अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे सामान्य मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति या संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, फिर उससे कम किसकी है, तो इसमें सबसे आधार के आधार सबसे अधिक पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उसके बाद है एक्टिनोमाइसीटीज, उसके बाद है कवक।
इनको इधर उधर करके। तो पहली एंटीबायोटिक पेनिसिल की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, जो 1928 में की थी। किस्मों में सुधार के लिए पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि सिलेक्शन है, मतलब चयन है। जिंक की कमी किस मृदा में उत्पन्न होती है? कैलकेरियस मिट्टी में। ठीक है। खरपतवार संक्रमित तालाब में ज़्यादातर मछलियों की अचानक मृत्यु हो जाती है, किसकी कमी से? ऑक्सीजन की कमी से। जल भराव के कारण धान के खेत में किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ जाती है? मैग्नीज की। सतही मिट्टी की तुलना में उप मिट्टी सबसोइल का स्थूल घनत्व अधिक होता है। सतही मिट्टी की तुलना में कह रहा है कि सब उप मिट्टी का स्थूल घनत्व अधिक होता है। सक्रिय अम्लता, ये मिट्टी के घोल में H एंड एल्युमिनियम H+& की उपस्थिति के कारण होती है। ये RIA PhD 2019 का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। मिट्टी की बनावट, सोइल टेक्सचर, मिट्टी की एक अंतर्निहित संपत्ति है जिसे बदला नहीं जा सकता। समझ रहे हो कि मिट्टी की जो बनावट है वो एक अंतर्निहित संपत्ति है जिसको कभी बदला नहीं जा सकता, जैसी है वैसी ही रहेगी। पर्याप्त जल निकास का प्रावधान करना लवणीय एवं क्षारीय मृदा के सुधार का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी, सबसे हाल ही में विकसित बिना संस्तर की मृदा है। अगर पूछा जाए सबसे नई मिट्टी कौन सी है तो जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है, जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। निश्चित सीमा के भीतर कई पैडोन को मिट्टी श्रृंखला के रूप में कहा जाता है, जो मिट्टी के वर्गीकरण की मूल इकाई है। मतलब क्या कराइए, निश्चित सीमा के भीतर कई पैडोन को, ये पैडोन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पैडोन को मिट्टी श्रृंखला सोइल सीरीज के रूप में कहा जाता है, जो मिट्टी के वर्गीकरण की मूल इकाई है। चीजल हल, ये हल का एक प्रकार है, का उपयोग 60 से 70 सेंटीमीटर तक की गहरी कठोर मिट्टी को तोड़ने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और जो आगे 4-5 क्लास और होनी है इसमें, तो पूरी एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसको हम सोइल साइंस कवर कर लेंगे, और ये न्यू एडिशन है, न्यू डाटा है। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पूरी बुक्स का आप इसमें चाहते हैं कि पूरा बुक्स को मैं PDF फॉर्मेट के रूप में आपको पढ़ा दूं, दे दूं, तो आज इससे आपका क्या होगा, इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। आप कहीं से पढ़ेंगे इसको, आप बैठे बैठे देख लेंगे रिवीजन के रूप में, तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसमें सामान्य एग्रीकल्चर है, सोइल साइंस है, और हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट इसमें हैं, 8-10 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, तो वो मैं सारे के सारे कवर करा दूंगा। नई बुक्स है ये, न्यू एडिशन है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए मेरे से। मेरा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों चैनल पे लिंक दोनों के हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिए, और PDF चाहिए तो मेरे को मैसेज कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।